हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करें। इधर शमशेर जी जब बाहर आते हैं तो शेख अभी भी बाहर खड़ा हुआ था। शमशेर जी को देखकर शेख गाड़ी का दरवाज़ा खोलते बोला, अपने बेटे से मिल लिया सर? शमशेर जी शेख के सवाल में मुस्कुराते अपना सिर हिलाते हुए बोले, मिल लिया? वैसे थारे कितने बच्चे से? शमशेर जी के सवाल पर शेख हल्का सा मुस्कुराता, मेरा एक 18 साल का बेटा है। हर साल त्यौहार में उससे मिलने जाता हूँ। अभी अपनी पढ़ाई कर रहा है। शेख की बात सुनकर शमशेर जी अपना सिर हिलाते बोले, बहुत अच्छी बात से। शेख शमशेर जी के बात पाकर ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, आपको और कहीं जाना है सर? शेख के सवाल सुनकर शमशेर जी कुछ कहते उससे पहले उनका फ़ोन बजने लगा। उन्होंने देखा उनके फ़ोन में एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था, जिसे देखकर शमशेर जी फ़ोन उठाकर कान में लगाते बोले, हेलो। दूसरी तरफ से डेविड बोला, हेलो पापा। डेविड की आवाज़ को सुनकर शमशेर जी मुस्कुराते हुए बोले, दामाद जी? जिसे सुनकर डेविड थोड़ी नाराज़गी से बोला, मैं आपका पापा कह रहा हूँ और आप मुझे दामाद जी कह रहा है, पराया कर रहे हो यार, अच्छे से कहो ना। हाँ डेविड बोलो बेटा, कुछ भी तो कह सकते हो। डेविड की बात पर शमशेर जी अपना सिर हिलाते हुए बोले, हाँ बोले बेटा। नैना परेशान कर रही से? शमशेर जी के सवाल पर डेविड एक नज़र नैना की तरफ देखने के बाद बोला, उसका तो काम ही है मुझे हर पल परेशान करना। मैं आपसे कह रहा था कि रात का डिनर आप में हमारे घर करोगे। मैंने बॉस से बात कर ली है। जिसे सुनकर शमशेर जी मुस्कुराते हुए बोले, हमारे घर लड़कियों के घर से पानी भी न पीना होता, लेकिन मैं मिलने आऊँगा। डेविड शमशेर जी की बात सुनकर थोड़ी बोरियत से बोला, क्या यार, मैं आपको घर में इतने दिन रहा, खाया पिया, शादी भी की, और अब जब मेरी बारी है आपको खिलाने पिलाने की तो आप सो कॉल्ड कल्चर की बात कर रहे हो। आई डोंट केयर। आप आ रहे हो मतलब आ रहे हो, जल्दी आ जाओ, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। इतना कहकर डेविड कॉल कट कर देता। शमशेर जी डेविड को फ़ोन काटने के बाद फ़ोन की तरफ एक नज़र देख गहरी सांस भरकर शेख से बोले, मारे दामाद जी के घर? शेख शमशेर जी के बात सुन अपना सिर हिलाते हुए बोला, दामाद जी मतलब डेविड? चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। शमशेर जी शेख की बात पर अपना सिर हिला एक नज़र चिराग के घर की तरफ देखते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं और शेख गाड़ी वहाँ से डेविड के घर की तरफ ले जाता है। समय धीरे धीरे बीत रहा था। शादी की तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी थी और महक की तबीयत डॉक्टर के मुताबिक दूसरे दिन उतर चुका था और वो बिल्कुल ठीक थी। इसी तरह धीरे धीरे पूरे 1 महीने गुजर जाते हैं। शादी को शुरू होने में 3 दिन का समय बाकी था जब सुधांशु को अस्पताल से डिस्चार्ज किया मिलता है और वो लोग अवस्थी मेंशन चले जाते हैं। महक मृत्युंजय के साथ सुधांशु को लेकर घर आई हुई थी। सुधांशु जब दरवाजे के पास आता है तो फलक उसे रोकते हुए कहती है, रुक जा पगले। फलक की बात सुनकर सुधांशु नाराजगी भरी आंखों से उसे देखते हुए, मैं पागल नहीं हूँ दीदी। जिसे इग्नोर कर फलक सुधांशु की आरती उतारते हुए, मेरे भाई को किसी की नज़र न लगे, वो हमेशा खुश रहे और सारे दुख और दर्द उसकी ज़िंदगी से चले जाए। इतना कहकर फलक सुधांशु के माथे पर तिलक लगाती है जब नीरू आकर सुधांशु के मिर्ची से नज़र उतारते हुए उसे एक आदमी को देखकर बोली, इसे बाहर ले जाकर जला दो। सुधांशु उन लोगों की हरकत पर एक आह भरते हुए, बस मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मृत्युंजय सुधांशु की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, सोशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। सुधांशु मृत्युंजय के बाद तो अपना सिर हिलाते हुए बोला, क्यों नहीं जीजू, आपको जलन हो रही है? मृत्युंजय सुधांशु की बात पर कुछ कहता उससे पहले नीरू मृत्युंजय के सामने आकर उसकी नज़र मिर्ची से उतारते हुए बोली, मेरे दामाद को किसी की नज़र न लगे। मृत्युंजय नीरू की बात सुनकर सुधांशु की आंखें दिखाकर चिढ़ा देता है जब महक नीरू की तरफ देखते हुए कहती, अपनी बेटी को भी नज़र उतार लीजिए माँ, क्योंकि मेरे कारण ही आज ये आपके दामाद हैं। नीरू महक के बाद पर उसकी गोद में सो रहे एकांश की नज़र उतारते हुए, तुम्हें किसी की नज़र नहीं लगेगी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। इतना कहकर नीरू एक अव्यक्त का भी नज़र उतारती है और उसे इस आदमी को फिर से देकर जलाने के लिए कह देती है। सभी लोग अंदर आते हैं जब रुद्र मृत्युंजय के साथ अंदर आते हुए धीरे से बोला, मेरी नज़र क्यों नहीं उतरी, मैं भी तो दामाद हूँ। मृत्युंजय रुद्र की बात सुनकर अपने होठों पर एक तिरछी खिसियानी मुस्कान लेकर, क्योंकि तुम अभी पूरी तरीके से दामाद बने नहीं हो, पहले बन जाओ, उसके बाद तुम्हें भी मेरी तरह ट्रीटमेंट मिलेगा। रुद्र मृत्युंजय की बात पर उसे घूरते हुए बोला, अभी मैं जाने मन का पति होता, तुम आ गए बीच में कबाब की हड्डी तरह। मृत्युंजय रुद्र की बात सुन अपने दांत पीसते हुए बोले, देखो शादी होने वाली तुम्हारी फलक के साथ, इसलिए पीट नहीं रहा हूँ, वरना तुम्हारी जान ले लेता मैं। जिसे सुनकर रुद्र फलक की तरफ देखते हुए थोड़े जोर से बोला, फलक देखो तुम्हारा जीजू मुझे
करने की धमकी दे रहा है। फलक रुद्र की बात सुन मृत्युंजय की तरफ देखने जब मृत्युंजय फलक को कुछ कहने के लिए मुंह खोलने लगा, जिस पर फलक रुद्र से बोली, मैं अपने जीजू को अच्छे से जानती हूँ, तुमने ही कुछ कहा होगा। फलक को अपनी साइड देखकर मृत्युंजय के होठों पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान आ जाती है और वो रुद्र की तरफ देखते हुए धीरे से कहता है, थोड़ा मैच्योर होकर दिमाग चलाना शुरू करो, बच्चे की तरह हरकतें करने की उम्र गई तुम्हारी, अब 31 साल के होने वाले हो। रुद्र मृत्युंजय की बात सुनकर मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखने के बाद महक के पास जाकर उसकी गोद से एकांश को लेते हुए बोला, छोटा अभी कितना प्यारा है। रुद्र के गोद में लेते एकांश की नींद खुल जाती है और रुद्र को बुरी तरीके से घूरने लगता है, जिसे देखकर रुद्र उसे खिलाते हुए बोला, ओ हेलो छोटे अभी, तुम कितने प्यारे हो। रुद्र की बात सुन एकांश 2 मिनट उसे घूरने के बाद मृत्युंजय की तरफ देखता है, फिर रोना शुरू करता है। उसके रोने की आवाज़ पूरे मेंशन में गूंज रही थी, जिसे सुनते हुए मृत्युंजय अव्यक्त को ध्रुवी की गोद में देकर एकांश को रुद्र की गोद से लेते हुए बोला, मेरा बेटा है, इतनी आसानी से किसी के भी गोद में नहीं चला जाता। रुद्र मृत्युंजय की बात पर घूर कर उसकी तरफ देखता है और एकांश मृत्युंजय की गोद में जाते ही चुप हो जाता है। जब रुद्रा नीरू की तरफ देखते हुए कहता है, बड़ी माँ, मैं चार्ली और लीजा को लेने एयरपोर्ट जा रहा हूँ, शाम को फलक को पिक कर लूँगा। जिसे सुनकर नीरू अपना सर नहीं में हिलाते हुए फलक से बोली, अब आप लोगों की शादी को सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं, अब फलक तुम्हारे साथ नहीं बल्कि हमारे साथ रहेगी और मुलाकात होगी सीधा शादी के बाद। रुद्र नीरू की बात पर फलक की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें पता था इस बारे में? फलक रुद्र के सवाल पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ मुझे पता था। जिसे सुनकर रुद्र एक आह भरते हुए नीरू की तरफ देखकर बोले, ठीक है, 3 दिन बाद मैरिज हॉल में मुलाकात होगी। रुद्र की बात सुनकर फलक अपना सिर हिला देती है तो रुद्र वहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद सभी लोग वहीं लिविंग हॉल में बैठ जाते हैं। जब मृत्युंजय का फ़ोन बजने लगता है, मृत्युंजय देखता है तो उसे निर्जला कॉल कर रही थी, जिसे देखते हुए मृत्युंजय कॉल अटेंड कर कान में लगाते हुए बोला, हेलो मॉम। दूसरी तरफ से निर्जला थोड़ी सी रूंधी हुई आवाज़ में बोली, मृत्युंजय। जिसे सुनकर मृत्युंजय के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया और वो एक नज़र वहाँ पर बैठे लोगों पर डालने के बाद एकांश को अपनी गोद में पकड़े सोफे से उठकर थोड़ी साइड में आते हुए बोला, क्या हुआ, आप रो रही हो? निर्जला मृत्युंजय की बात सुनकर दूसरी तरफ से रोते हुए, भैया को हार्ट अटैक आया है, वो नहीं रहे। ये सुनकर मृत्युंजय के चेहरे की पूरी चमक गायब हो गई और खुद को संभालते हुए बोला, मैं आ रहा हूँ, आपको चलना है तो आप रेडी रहना। इतना कहकर मृत्युंजय कॉल कट कर देता है और महक के पास आकर कहता है, महक थोड़ी का इमरजेंसी आ गई है। मृत्युंजय की आवाज़ में उदासी को महसूस करते हुए सुधांशु उसकी तरफ देखकर बोला, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मृत्युंजय सुधांशु के बात पर अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मामा जी नहीं रहे, हमें राजस्थान जाना होगा। जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो गए और महक सोफे से उठते हुए मृत्युंजय से बोले, आप ठीक हो ना? मृत्युंजय की आंखें हल्की नम हो गई थी। वो हमेशा से शमशेर जी के बहुत करीब था, इसलिए उसके दिल में क्या बीत रही थी वो बस वही जान सकता था। लेकिन महक के सवाल पर वो अपना सिर हिलाते हुए बोला, मैं ठीक हूँ, हमें चलना चाहिए। सुधांशु को हमने यहाँ पहुँचा दिया। महक मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिला देती और नीरू की तरफ देखते हुए कहती है, माँ मैं आपसे बाद में मिलने आऊँगी, 3 दिन बाद सीधा मैरिज हॉल में मिलते हैं, मेरा जाना ज़रूरी है। नीरू महक की बात सुनकर अपना सिर हिला देती है और मृत्युंजय महक और बच्चों को लेकर वहाँ से सारंग बिल्ला के लिए निकल जाता है। इधर ऋतिक प्रकृति को लेकर सारंग बिल्ला आया हुआ था, क्योंकि विक्रम और आरू भी आ चुके थे। दामिनी को विक्रम लेकर जानबूझकर नहीं आया था और सुधीर जी भी नहीं आए थे, लेकिन सारंग बिल्ला में काफ़ी सन्नाटा पसरा हुआ था। जब विप्लव दौड़ते हुए अंदर आया और निर्जला की तरफ देख कर बोला, बड़ी माँ मुझे भी राजस्थान जाना है। शोभित विप्लव की बात सुन उसकी तरफ देखते हुए, वहाँ मस्ती करने नहीं जा रहे हैं हम लोग। विप्लव शोभित की बात सुनकर अपना सिर हिलाते हुए बोला, मुझे पता है, लेकिन मुझे वहाँ जाना है। जब मृत्युंजय अंदर आते हुए बोला, जेट रेडी है, चलिए। निर्जला मृत्युंजय की बात सुन उसकी तरफ देखते हुए बोली, नैना और डेविड भी आ रहे हैं। जिसे सुनकर मृत्युंजय कुछ पल चुप रहकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, और उनका बेटा ऋतिक? मृत्युंजय को अपना फ़ोन दिखाते हुए बोला, उसे ही फ़ोन कर रहा था।
उठा नहीं रहा है। ऋतिक की बात पर मृत्युंजय उसकी तरफ एक नज़र देखने के बाद निर्जला की तरफ देखते हुए बोले, चलिए हम चलते हैं। यह सुनकर निर्जला थोड़ी हैरान होते हुए, लेकिन जय चिराग, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस इंसान को अपने बाप से मतलब नहीं है उससे मुझे मतलब नहीं है, मृत्युंजय ने बड़ी रूढ़ आवाज़ में कहा, जिसे सुनकर वहाँ खड़े लोगों में से कोई भी कुछ न कह सका। तभी वहाँ पर डेविड और नैना आ गए। नैना की आंखें आंसुओं से भरी थी और डेविड उसे चुप करवा रहा था। मृत्युंजय उन दोनों के एक नज़र देखने के बाद महक की तरफ देखते हुए बोला, हम कल सुबह आएंगे, तब तक तुम सबका ख्याल रखना। मृत्युंजय की बात सुनकर महक अपना सिर हिला देती है। फिर डेविड, नैना, निर्जला, राजेंद्र जी, मृत्युंजय, विप्लो, अमृत, शोभित वहाँ से राजस्थान के लिए निकल जाते हैं। सब लोगों के जाने के बाद रचना पीताम्बर के साथ एक आह भरते हुए वहीं पर बैठ जाती है, जिसे देखकर महक रचना से बोली, चाची, जब कुछ समय पहले मामा जी यहाँ आए थे तो वो बिल्कुल ठीक थे ना। महक की बात पर रचना अपना सिर हिलाते हुए, मौत का क्या है महक, वो तो इंसान को खड़े खड़े और बैठे बैठे भी आ जाती है। सच में शमशेर भैया बहुत अच्छे थे, लेकिन बस एक कमी थी कि उन्हें कभी परिवार का सुख नहीं मिला। यह सुनकर महक रचना से बोली, लेकिन ऐसा क्यों चाची। महक के सवाल पर रचना उसकी तरफ देखते हुए, मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन उस समय जय और अमृत दीदी के साथ राजस्थान घूमने जाते थे और उस समय शमशेर भैया का एक पूरा हंसता खेलता परिवार था, जिसमें उनकी पत्नी और उनका बेटा था। उसे उस समय शमशेर भैया अपने गांव के सरपंच हुआ करते थे। अब वहां पर नगर पालिका बना है। कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो सब लोग शमशेर भैया के पास आते थे। एक बार क्या हुआ, शमशेर भैया को हमेशा की तरह कहीं काम से बाहर जाना पड़ा और उस दिन उनकी पत्नी के पिताजी के श्राद्ध थे। और जब शमशेर भैया वापस आए वो काफ़ी जख्मी थे, जिसे देखकर उनकी पत्नी ने उन्हें बहुत सुनाया और उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए अपने दोनों बच्चों को लेकर विदेश चली गई। रचना की बात सुन महक हैरान होते हुए, बस इतनी सी बात के लिए। रचना महक की बात पर एक आह भरते हुए बोली, रिश्ते टूटते देर नहीं लगती महक, उसे जोड़ने में सदियों लग जाते हैं। जिसे सुनकर महक अपना सिर हिलाते हुए बोली, मैं समझ सकती हूँ। फिर इधर उधर देखते हुए बोली, शिवांश कहाँ है। रचना महक के सवाल पर कुछ कहते उससे पहले विकल्प उसकी तरफ देखते हुए बोला, शिवांश और वैदिक, दीपांजलि तीनों ने जूडो क्लास ज्वाइन किया है, वहीं गए हैं। महक विकल्प की बात पर अपना सिर हिला देती है और आरू की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हारा बेटा कहाँ है। आरू महक के सवाल पर कमरे की तरफ इशारा करते हुए, रो तो पूरे रास्ते सोते हुए आया है और अभी तक सो ही रहा है। जिसे सुनकर महक को अपनी गोद में जाग रहे एकांश की तरफ देखते हुए बोले, अंश, तुम्हारा छोटा भाई आया है। आरू एकांश महक की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए आवाज़ें निकालने लगता है, जिसे सुनकर ऋतिक महक से कहता है, लगता है इंटरेस्टेड है मिलने में। ऋतिक की बात सुन महक अपना सिर हिलाते हुए बोले, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। जब समृति वहाँ पर आकर ऋतिक के पैर को पकड़ते हुए बोली, डैडा। ऋतिक समृति के पैर को पकड़ने पर उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोला, लिटिल एंगल, आई एम नॉट योर डैड, आई एम योर बिग डैड। वैशाली ऋतिक की बात सुनकर वहाँ पर आते हुए, तुम कैसे उसके बड़े पापा हुए। वैशाली के सवाल पर ऋतिक उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्योंकि अब मैं 32 साल का होने वाला हूँ और तुम्हारा पति अभी भी 30 साल का है। ऋतिक के बाद सुन वैशाली सिर हिलाते हुए बोली, सच में समय बहुत जल्दी गुजरता है, पता ही नहीं चलता। प्रकृति वैशाली की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे लगता है कि हम लोगों को शॉपिंग पर जाना चाहिए, 3 दिन बाद शादी के फंक्शन शुरू हो रहे हैं। ऋतिक प्रकृति की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, कपड़े ऐसे लेना जो तुम्हें फिट आ जाए। ऋतिक की बात सुन प्रकृति चिढ़ भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, व्हाट यू मीन कि मुझे फिट आ जाए, क्या मैं मोटी हो गई हूँ। जिसे सुनकर ऋतिक अपना सिर हिलाकर बोला, हाँ तुम मोटी हो गई हो। प्रकृति ऋतिक के हाँ कहने पर उसे कुछ कहते उससे पहले ऋतिक उसे घूरते हुए बोला, प्रेगनेंसी में नॉर्मल है, इसलिए तुम ज़्यादा रिएक्ट मत करो। ऋतिक की बात सुनकर आरू उसकी तरफ देखते हुए बोलूँ, आरू क्या तुम्हारा पति भी तुम्हें इसी तरह ताने देता था। आरू प्रकृति के सवाल पर ऋतिक की तरफ देखने लगी, जो कि उन लोगों को इग्नोर करते हुए समृति के बालों से खेल रहा था। जिसे देखते हुए आरू अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, नहीं, वो मेरी हर बात मानते थे। प्रकृति आरू की बात पर ऋतिक की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये भी मेरी हर बात मानता है, बस कभी कभी भाव खाता है। विक्रम, जो कि बैठा उन लोगों की बातें सुन रहा था, प्रकृति की तरफ देखते हुए बोले, प्रकृति, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। प्रकृति विक्रम की बात और कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखते बोली, मुझसे बात करनी थी, क्या बात जीजू। विक्रम एक नज़र आरू की तरफ देखने के बाद प्रकृति से बोला, मेरा एक बिजनेस पार्टनर वो मुझसे कह रहा था कि अगर मेरे नज़र में कोई अच्छी लड़की हो तो
मैं उसे बताऊं। अगर आलिया शादी करना चाहती है तो मैं उन दोनों के लिए डेट फिक्स कर सकता हूँ। विक्रम की बात सुनकर ऋतिक उसकी तरफ देखते हुए बोले, मुझे पता नहीं था तुम जोड़ी मेकर ऐप बन चुके हो, मेरी बड़ी शाली का रिश्ता मांग रहे हो। ग्रेट। ऋतिक की बात पर विक्रम उसकी तरफ देखते हुए बोले, मैंने सिर्फ रिश्ते की बात की है, शादी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ऋतिक विक्रम की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, आलिया किसी और को लाइक करती है, मैंने तुम्हें बता दिया, खुश, इसलिए उसके लिए रिश्ता लाने की ज़रूरत नहीं है। ऋतिक के जवाब पर प्रकृति उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, मेरी दीदी किसी को लाइक करती है और मुझे ही नहीं पता। प्रकृति के बाद पर ऋतिक उसे आंखें दिखाते हुए बोले, क्योंकि तुम्हारा ज़्यादातर ध्यान तुम्हारे काम में और खाने में होता है, इसलिए तुम आसपास की चीज़ों को नोटिस नहीं करती। प्रकृति ऋतिक की बात सुनकर उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोली, तुम कहना चाहते हो कि मैं कल की अंधी हूँ? अगर तुम खुद को समझती हो तो मैं मना नहीं करूँगा। ऋतिक ने सिंपल से जवाब दिया। महक बैठे ऋतिक और प्रकृति को नोकझोंक को देख रहे थे। उसे थोड़ी हंसी भी आ रही थी, क्योंकि वो और मृत्युंजय थोड़ा थोड़ा उन लोगों की तरह झगड़ा होते थे, लेकिन उसे मृत्युंजय की थोड़ी फिक्र थी, क्योंकि उसके चेहरे की चमक शमशेर जी की खबर सुनकर पूरी तरीके से चली गई थी। जब वहाँ पर अदिति जिम बैग लटकाए आकर उन लोगों की तरफ देखते हुए बोली, हेलो एवरीवन। अदिति की आवाज़ सुनकर महक इसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारी आउटर सेक्शन पूरा हो गया? अदिति महक की बात सुनकर छोटा सा मुंह बनाते हुए बोली, कल मेरा एक मैच है, इसलिए मुझे ओवरलोड ट्रेनिंग करनी पड़ रही है और कोच दिन भर कान में आकर चिल्लाता रहता है। अदिति की दुख भरी दास्तां के सुनकर सब लोगों के उनकी तरफ देखते हुए बोले, अच्छे से प्रैक्टिस करो। अदिति उन लोगों की बात सुनकर अपना सिर हिलाते हुए बोली, आप सब लोग बैठो, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। अदिति की बात पर सब लोग अपना सिर हिला देते हैं और बातें में लग जाते हैं और अदिति अपने कमरे की तरफ चली जाती है। अब तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।